सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं। तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ आपका अमीन किस तरह के केमिकल रिएक्शंस को दिखाता है उसके ऊपर हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इस टेस्ट की वजह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, ये रिएजेंट आपको मदद करता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हिंसबर्ग रिएजेंट हम कहते हैं किसको है, तो हिंसबर्ग रिएजेंट आपका होता है बच्चों बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड, जिसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी को कहा जाता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और इसका रिएक्शन हमें क्या करना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के साथ एक एक करके करना है। तो बच्चों बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। होगा क्या यहाँ पे सॉरी होगा यहाँ पे ये कि ये जो मेरे पास नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये अटैक करेगा सल्फर पे, और जैसे सल्फर पे अटैक करेगा एक पाई बॉन्ड पहले इनिशियली शिफ्ट होगा और शिफ्ट होने के बाद ऑक्सीजन को देगा नेगेटिव चार्ज। बट उस नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन फोर्सफुली यहाँ पे क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा और Cl एक अच्छा लीविंग ग्रुप है तो इसको यहाँ से रिलीज कर देगा। जैसे यहाँ से Cl बच्चों रिलीव होगा, Cl निकलेगा किस फॉर्म में, Cl माइनस के फॉर्म में। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये यूज़ हो रहा है सल्फर के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो नाइट्रोजन अपने ऊपर किस तरह का चार्ज ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना एक H+ को लॉस कर देगा और ये H+ इस Cl माइनस के साथ कंबाइन करके क्या होगा बच्चों, HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और HCl के फॉर्म में बाहर निकलने के बाद सिंपली आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। एग्जाम में कैसे याद रखना है बच्चों डायरेक्टली प्रोडक्ट, तो देखिए क्या करेंगे, बस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर जरूर याद रखिएगा। तो ये हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। आपको करना बस इतना है कि जो अमीन है उसका हाइड्रोजन एक इस तरह से दिखा देते हैं और सामने से यहाँ पे क्या करना, एक HCl मॉलिक्यूल का रिमूवल कर देना। जैसे HCl मॉलिक्यूल का रिमूवल आप करेंगे आपको क्या मिलेगा, S डबल बॉन्ड O NHR, मतलब आपको इस तरह का एक सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन होगा। अब गौर से देखिए बच्चों, ये जो सल्फोनामाइड है इसमें ये जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन से कनेक्टेड, ये हाईली एसिडिक है। क्यों, क्योंकि अगर इसको आप H+ को निकाल दोगे तो नेगेटिव चार्ज को काफ़ी अच्छा कॉन्जुगेशन मिल पाएगा और इस नेगेटिव चार्ज को काफ़ी अच्छा स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा। तो उसी स्टेबलाइजेशन की वजह से ये नेगेटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रह पाएगा। तो यहाँ पे बस हम ये सोचेंगे कि सिंस ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना है उसमें हाइड्रोजन तो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है, इस वजह से ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिला है बच्चों, अगर इसका रिएक्शन हम NaOH के साथ करा दें तो NaOH क्या करेगा, इसका एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा और निकालने की वजह से ये जो कंपाउंड है हमारा ये NaOH के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है, क्योंकि इसके पास है एसिडिक हाइड्रोजन और उस एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से ये H+ को लॉस करके किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। NaOH आपका क्या है, बेस है, एसिड बेस आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे। और ये जो हमारा कंपाउंड बना है यहाँ पे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद ये एक्चुअली में NaOH के अंदर सॉल्युबल होता है। रही बात 2 डिग्री अमीन की, तो 2 डिग्री अमीन में क्या करोगे, यहाँ से H यहाँ से Cl निकाल दो HCl के फॉर्म में, एग्जैक्टली ऐसे ही करना है आपको। तो प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसा बनेगा बच्चों। अब ये जो प्रोडक्ट है हमारा, इसमें देखिए कि नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन अब अवेलेबल नहीं है, मतलब इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है और एसिडिक हाइड्रोजन के एब्सेंस की वजह से ये जो कंपाउंड है ये NaOH के अंदर क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। एंड रही बात बच्चों थर्ड कंपाउंड की, तो जो थर्ड कंपाउंड है यहाँ पे 3 डिग्री अमीन, उसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे अटैक नहीं कर पाता है। 2 रीज़न है, एक तो हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो पाएगा और दूसरी रीज़न है कि नाइट्रोजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ भी जाएगा तो उसको हटाने के लिए नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है जिसको ये लॉस करके अपने पॉजिटिव चार्ज को रिलीव कर सके। तो इसलिए 3 डिग्री अमीन जो आपका होता है बच्चों ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देता है। तो याद बस आपको इतना ही रखना है एग्जाम के लिए कि 1 डिग्री अमीन आपका हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाता है वो प्रोडक्ट आपका NaOH में सॉल्युबल होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन।
2 डिग्री अमीन आपका क्या होगा, रिएक्शन तो करेगा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, बट जो प्रोडक्ट बनाएगा वो प्रोडक्ट आपका इनसॉल्युबल होगा NaOH के अंदर। बट जो 3 डिग्री अमीन होता है वो रिएक्ट करता है सल्फोनिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, लेकिन वहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं देखी गई है दोनों के बीच में। तो इस तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री को हम आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल को हम अटैक कराएंगे बेंजीन के रिंग पे। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, वैसे ये पार्ट जो है +m और -m, इसका मैंने एक स्पेशल लेक्चर बनाया है जहाँ पे मैंने ट्रिक्स भी बताए हैं कि किस तरह से +m के सीक्वेंस को, किस तरह से -m के सीक्वेंस को आप याद रख सकते हो एग्जाम के लिए। बिकॉज बच्चों मेसोमेरिक इफेक्ट जो है, जिसको हम रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे जेई के लिए हो चाहे नीट के लिए हो। आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए, एज वेल एज इसके एप्लीकेशंस काफ़ी जगह पे ऑर्गेनिक में रहते हैं। तो इनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मेसोमेरिक का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है, आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले +m और -m को ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक बहुत ही सिंपल से ट्रिक के हिसाब से आप लोगों को समझाया है कि किस तरह से +m का सीक्वेंस याद रखना है, किस तरह से -m का सीक्वेंस याद रखना है, कब हमें +m लगाना है, कब हमें -m लगाना है। ये सारी बातें, सारे ट्रिक्स मैंने अपने लेक्चर के अंदर इंक्लूड कर रखा है। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप लोगों ने +m का सीक्वेंस देखा होगा तो उसमें मैंने क्लियरली बात कहा था कि अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिसके पास कोई लोन पेयर है या फिर अगर नेगेटिव चार्ज है, तो बेसिकली ऐसा ग्रुप आपका क्या होता है, +m होता है। अगर इसका लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट हो, कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट हो। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, और अगर उसका लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में होता है, तो बिहेव किसकी तरह करता है, +m की तरह। तो यहाँ पे जो आपका बेंजीन पे NH2 है, ये एक +m ग्रुप है, और जितने भी +m ग्रुप होते हैं बच्चों, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होते हैं। मतलब अगर इस मॉलिक्यूल के ऊपर किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आप करवाएंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल प्रेफरेबली कहाँ पे अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे करेगा या तो पैरा पे करेगा। बट मेजर प्रोडक्ट यूजुअली यहाँ पे क्या होता है, पैरा प्रोडक्ट आपका मेजर होता है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला पार्ट है हमारा ब्रोमिनेशन। अब ब्रोमिनेशन में भी 2 केसेस हैं। अगर हम यहाँ पे मोनोब्रोमिनेशन कराएंगे तो हमें एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप सिंपली इस एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करा दोगे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर हम ब्रोमीन को वाटर के प्रेजेंस में कराते हैं, जिसको हम ब्रोमीन वाटर भी कह सकते हैं, तो जब हमारा सॉल्वेंट वाटर होता है तो वाटर के प्रेजेंस में ये जो हमारा Br2 है, सबसे पहले ब्रोमिनेशन में आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा बच्चों Br+ होता है, ठीक है। और सिंस जब हम सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर लेते हैं बच्चों, तो लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ Br+ का फॉर्मेशन होता है। इसकी वजह से ये जो NH2 ग्रुप है, एक तो NH2 आपका बहुत ही अच्छा +m ग्रुप होता है बच्चों, और +m इसका इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि ये बहुत सारा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो एज वेल एज पैरा पोजीशन पे डोनेट कर देता है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल हर एक ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करने की कोशिश करता है। तो जब वाटर के प्रेजेंस में बच्चों आप ब्रोमिनेशन करवाओगे, तो एनिलीन के ऊपर डायरेक्टली हर एक ऑर्थो पोजीशन और हर एक पैरा पोजीशन आपका अटैक हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम क्या होगा। अगर नेमिंग लिखेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा ब्रोमीन है वो कौन कौन से पोजीशन पे लगा हुआ है, 2, 4 एंड 6 पे। तो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है, और ये एक वाइट कलर का पीपीटी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर आपको बच्चों ट्राई ब्रोमिनेशन नहीं करना है, सपोज आपको बेंजीन के रिंग पे सिर्फ एक ही ब्रोमीन को लगाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस NH2 ग्रुप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, ये जो NH2 है उसका +m पावर काफ़ी ज़्यादा है, और +m पावर ज़्यादा होने की वजह से ये अपना लोन पेयर बहुत ही आसानी से डोनेट कर देता है, और बेंजीन के रिंग को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए। तो इसीलिए हमें अगर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है NH2 के पास, अगर उसको थोड़ा सा कम कर दें,
अगर उसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को थोड़ा सा मिनिमाइज कर दें ताकि ये अपना लोन पेयर 100% इस रिंग को ना ऑफर करे, मतलब ये अपना लोन पेयर 100% इस बेंजीन रिंग को ना डोनेट कर सके, तो ऐसे केस में आपका ट्राइब्रोमिनेशन नहीं होगा, ऐसे केस में आपका मोनोब्रोमिनेशन होगा। और ऐसे को करवाने के लिए, मतलब मोनोब्रोमिनेशन को करवाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, करना पड़ेगा यहाँ पे असाइलेशन। अब होता क्या है बच्चों, देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर इस NH2 ग्रुप को हम असाइलेट कर देंगे, असाइलेशन हमने जस्ट ऊपर ही पढ़ा था, एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर हम एसिड क्लोराइड के साथ उसका रिएक्शन कर देते हैं। तो जैसे यहाँ से नाइट्रोजन का लोन पर अटैक करेगा, यहाँ पे पहले बॉन्ड शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज दोबारा से डबल बॉन्ड बना के इस ग्रुप को यहाँ से लीव करवा देगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो फाइनली यहाँ पे इस तरह का एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है इसको एसिड एनिलीड कहा जाता है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, जस्ट इसको कंपेयर कीजिए एनिलीन के साथ, आपको डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा। ये देखिए, ये हमारा एनिलीन है और ये हमारा एसिड एनिलीड है। हमने एसिड एनिलीड के अंदर क्या किया, दिस NH2 ग्रुप हैज़ बिन प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ असाइल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक असाइल ग्रुप को लगा दिया है नाइट्रोजन के साथ। अब अगर गौर से देखा जाए तो असाइलेशन के बाद क्या हुआ है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये इस ग्रुप के साथ भी कॉन्जुगेशन बना रहा है और साथ साथ में बेंजीन के रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन बना रहा है। लेकिन असाइलेशन से पहले नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था वो सिर्फ और सिर्फ बेंजीन के साथ ही कॉन्जुगेशन बना रहा था। मतलब असाइलेशन से पहले इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो थी नाइट्रोजन के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिल रही थी, बेंजीन को। इसलिए यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव इन तीनों पोजीशन पे वो काफ़ी ज़्यादा देगा। मतलब दोनों ही ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोफाइल तीनों पोजीशन पे अटैक कर देता है एक ही टाइम पे। लेकिन अगर बच्चों हम ये असाइल ग्रुप लगा देते हैं तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में जा चुका है। ये इस ग्रुप के साथ भी कॉन्जुगेशन बना रहा है, साथ साथ में ये बेंजीन के रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन बना रहा है। और उस कॉन्जुगेशन के चलते नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो 100% अब बेंजीन के रिंग को नहीं मिल पाता है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है बेंजीन के ऊपर वो थोड़ी सी कम हो जाती है और उसकी वजह से ट्राइब्रोमिनेशन ना होके सिर्फ मोनोब्रोमिनेशन होता है। या तो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे या तो अटैक करेगा पैरा पे। बट अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो पैरा वाला प्रोडक्ट आपका यहाँ पे मेजर होता है। तो क्या होगा देखिए, ये जैसे हमने यहाँ पे NH2 को असाइलेट करा दिया और असाइलेशन के बाद एसिड एनिलीड बनाया, इसका रिएक्शन हम करेंगे ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो जैसे ब्रोमिनेशन आप करोगे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे भी Br+ ही होगा और ये Br+ या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या तो पैरा पे करेगा। बट सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट मेजर प्रोडक्ट तो Br+ का अटैक होगा पैरा पोजीशन पे बच्चों। और अगर मुझे इस ग्रुप को दोबारा से हटाना है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे ब्रोमिनेशन करवाना था बच्चों, तो अगर मुझे ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप था हमारा अगर इसको रिमूव करना है तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना है इस प्रोडक्ट का रिएक्शन हमें एसिड या बेस के साथ करा देना पड़ता है। एसिड और बेस के प्रेजेंस में, या तो आप एसिड ले सकते हैं या तो आप बेस ले सकते हैं, उसके प्रेजेंस में ये जो हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप है ये रिलीज हो जाता है और दोबारा से आपका ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप देखिए कि यहाँ पे इस NH2 ग्रुप को इस असाइलेशन के बाद जब हमने प्रोटेक्ट कर दिया तो नाइट्रोजन का लोन पेयर 100% बेंजीन रिंग को नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये आपके बेंजीन रिंग को लेस एक्टिवेट कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए। तो इलेक्ट्रोफाइल हर एक पोजीशन पे अब अटैक नहीं करेगा, ये प्रेफरेबली या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या तो सिर्फ पैरा पे करेगा। एक ही टाइम पे सभी पोजीशन पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो चुकी है। और जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे मिला है बच्चों उसमें अगर इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को हटाना है तो हटाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, या तो एसिड या तो बेस के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी, ठीक है। और इस तरह से हम मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड कर सकते हैं। सेकेंड बात बच्चों, नाइट्रेशन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम डायरेक्ट नाइट्रेशन कराते हैं, डायरेक्ट नाइट्रेशन इन द सेंस अगर हम डायरेक्टली एनिलीन का रिएक्शन कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 के मिक्सचर के साथ कराते हैं जिसको हम नाइट्रेशन मिक्सचर भी कहते हैं बच्चों। तो नाइट्रेशन मिक्सचर के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है आपका ये NO2+ होता है
इसको नाइट्रोनियम आयन कहा जाता है। और ये NO2 प्लस क्या करेगा, देखिए अभी जस्ट ऊपर मैंने क्या कहा कि ये जो NH2 ग्रुप है ये प्लस M ग्रुप है, और प्लस M ग्रुप है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जा सकता है या तो पैरा पे जा सकता है। ठीक है, तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट तो बनेगा ही और साथ साथ में पैरा वाला प्रोडक्ट भी यहाँ पे बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो मेटा प्रोडक्ट है बच्चों, यहाँ पे परसेंटेज थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ये हमारा 2% है और ये हमारा 51% है। चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो हमारे पास है ऑर्थो वाला प्रोडक्ट तो बना ही है, साथ साथ में पैरा वाला प्रोडक्ट भी बना है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट भी सफिशिएंट अमाउंट में बना है। मतलब मेटा प्रोडक्ट का जो परसेंटेज है वो इवन ऑर्थो वाले प्रोडक्ट से भी ज़्यादा है। तो रीज़न बहुत सिंपल सा है बच्चों, हमने यहाँ पे नाइट्रेशन के दौरान क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर ले रखा है। और मीडियम अगर हाईली एसिडिक होगी, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम होगी, तो इसका मतलब मीडियम के अंदर काफ़ी सारे H+ के आयन होंगे और ये H+ क्या करेगा, इस NH2 को प्रोटोनेट कर देगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर इस H+ के साथ जब डेटी बॉन्ड बना लेगा तो डेटी बॉन्ड बनने के बाद यहाँ पे ये NH3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये ग्रुप अब क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बेंजीन के रिंग पे लगा होता है तो इलेक्ट्रोफाइल आपका प्रेफरेबली कहाँ पे अटैक करता है, मेटा पोजीशन पे। तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम की वजह से जो एनिलीन है बच्चों, ये इस आयन के फॉर्म में रहता है जिसको हम एनिलीनियम आयन कहते हैं। और इसी एनिलीनियम आयन की वजह से ही आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है ये प्रेफरेबली कहाँ पे अटैक करता है, मेटा पे। और यही रीज़न है कि मेटा प्रोडक्ट भी सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ पे बनता है। तो ध्यान रखना कि मेटा प्रोडक्ट भी यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में बनता है बच्चों। और एग्जैक्ट परसेंटेज आपके NCERT में दे रखे हैं, कभी कभार क्वेश्चंस आपके परसेंटेज के ऊपर भी आ चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। परसेंटेज यहाँ पे मेटा का 47 होता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट ऑर्थो एंड पैरा, तो एज ए सेड अर्लियर कि पैरा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा मेजर होगा। इसलिए पैरा और ऑर्थो में किसका परसेंटेज ज़्यादा होगा बच्चों, पैरा का होगा। लेकिन अगर सपोज हमें यहाँ पे डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं कराना है, हमें अवॉइड करना है कि आपका इलेक्ट्रोफाइल इस मेटा पोजीशन पे अटैक करे, अगर सिर्फ और सिर्फ हमें ऑर्थो या पैरा के प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं कराना है। हमें क्या करना पड़ेगा दोबारा से बच्चों, जैसा कि हमने ब्रोमिनेशन में किया था, सबसे पहले इस NH2 ग्रुप को हम प्रोटेक्ट कर देंगे। एंड जैसे प्रोटेक्ट करोगे, यहाँ से क्या होगा, फाइनली ये ग्रुप आपका लीव करेगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, फॉर्मेशन करेगा एसिड एनिलीड का। और ये जो एसिड एनिलीड है इसका रिएक्शन अब हम करवाएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, जो आपको फर्निश करके देगा NO2+। और यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर बच्चों, जब हम एसिड एनिलीड इसको, मतलब ये जो एनिलीन है, इस एनिलीन को जब हम एसिड एनिलीड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कन्वर्ट करने के बाद जो रिएक्शन हमारा होता है वो कंट्रोल्ड हो जाता है। और कंट्रोल्ड मैनर में या तो आपका इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे अटैक करता है या तो पैरा पे करता है। तो जब एक बार ये ऑर्थो पे अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बनाएगा, और पैरा पे अटैक करेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा। और अगर ये ग्रुप को मुझे दोबारा से हटाना है, तो जैसा कि ऊपर मैंने कहा था कि आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इन प्रोडक्ट को या तो एसिड या तो बेस के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। और एसिड या बेस के साथ जब ट्रीट करोगे तो ये जो एंटायर ग्रुप है आपका C डबल बॉन्ड और CH3, ये आपका रिमूव हो जाता है। और रिमूव होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाते हैं, एक आपका बनता है ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और एक आपका बनता है पैरा नाइट्रो एनिलीन। बट आउट ऑफ विच पैरा वाला जो प्रोडक्ट होगा ये आपका मेजर होगा यहाँ पे भी। तीसरा है बच्चों सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन के अंदर, अब यहाँ पे ये ध्यान रख लीजिए, सल्फोनेशन से पहले मैं आपको बता दूं एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप डायरेक्टली ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे आपको ट्राई ब्रोमिनेशन मिलेगा, मतलब यहाँ पे आपको व्हाइट कलर का PPT मिलेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन की वजह से। बट अगर आपको मोनो ब्रोमिनेशन करना है, सिर्फ एक ही ग्रुप लगाना है या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे, तो आपको सबसे पहले इस NH2 को क्या करना पड़ेगा बच्चों, असाइलेट करना पड़ेगा। और उस असाइलेशन की वजह से क्या होगा, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पहले के कंपैरेटिवली कम हो जाएगी और उसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे ही जाना
प्रिफर करेगा। और ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना है, इसको अगर हमें हटाना है तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसिड या बेस के साथ उसको ट्रीट करना पड़ेगा। नाइट्रेशन में अगर डायरेक्ट नाइट्रेशन करोगे तो मेटा का परसेंटेज याद रखना, ऑर्थो का परसेंटेज याद रखना, एज वेल एज पैरा का परसेंटेज याद रखना। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस NH2 को प्रोटेक्ट कर देते हो विद द हेल्प ऑफ असाइलेशन, तो यहाँ पे आपको दो ही प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो पे हो या पैरा पे हो, दोनों पे कौन अटैक करेगा, NO2 प्लस करेगा, जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है नाइट्रेशन में। बट यहाँ पे मेजर कौन सा होगा बच्चों, मेजर आपका पैरा वाला प्रोडक्ट होगा। तीसरा है यहाँ पे बच्चों सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है ये आपका SO3 होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो कभी कभार आपके क्वेश्चंस बच्चों सिंपल आ जाते हैं जिसमें आपको सिंपली इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पूछा हो सकता है। तो इसको भी याद क्या रखना है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। सबसे पहले ये एक एसिड है, ये एक बेस है। अब सल्फोनेशन में हमारा रिएजेंट कौन होता है बच्चों, तो रिएजेंट होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। अब ये कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, ये अपना H+ को लॉस करेगा, ठीक है। अगर H2SO4 में से H+ लॉस कर दोगे तो बना देगा HSO4 माइनस रेस्ट। अब ये H+ क्या करेगा, इस एनिलीन के नाइट्रोजन के साथ प्रोटोनेट होगा, और प्रोटोनेट होने के बाद ये क्या बना देगा, एनिलीनियम आयन, विच इज़ नथिंग बट NH3+। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये जो HSO4 नेगेटिव है उसको अट्रैक्ट करेगा और इस तरह का एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट है बच्चों, जब इसका हम हीटिंग कर देंगे तो हीटिंग करने से आपको सिंपली वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देना है। अब वाटर मॉलिक्यूल को कैसे हटाओगे, तो देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो और यहाँ से OH हटा दो, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का मतलब है दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो जब हीट करोगे तो आपको एक वाटर मॉलिक्यूल को हटा देना है। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओगे और एक ऑक्सीजन हटा दोगे, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा NH2, और यहाँ से क्या मिलेगा, OH के हटाने के बाद SO3। अब यही SO3 हमारा क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल है, जो इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और यही SO3 बच्चों अटैक कहाँ पे करेगा, सिंस NH2 कैसा ग्रुप होता है, प्लसम ग्रुप होता है, तो या तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे अटैक करेगा या तो पैरा पे करेगा। बट पैरा वाला प्रोडक्ट आपका मेजर होता है, इसलिए ऑर्थो का जो यहाँ पे SO3 का जो अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा, ये प्रिफरेबली होगा कहाँ पे, पैरा पोजीशन पे। और पैरा पोजीशन पे फाइनली किसको लगा देंगे, SO3H ग्रुप को लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। बट ये जो प्रोडक्ट है बच्चों, ये एक्चुअली में ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि SO3H आपका हाईली एसिडिक होता है कंपाउंड। तो एसिडिक होने की वजह से ये अपना H+ को लॉस करेगा, और सिंस ये जो नाइट्रोजन है उसके पास है लोन पेयर, तो ये बेस की तरह बिहेव करता है। तो विद इन अ सेम मॉलिक्यूल SO3H अपना H+ लॉस करेगा, और उसी H+ को नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा, और कैप्चर करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा NH3+ में, और SO3H आपका कन्वर्ट हो जाएगा SO3- में। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको विद इन अ सेम मॉलिक्यूल दिख रहा है, वही हमारा क्या होता है, ज्विटर आयन होता है। तो एक्चुअल आपका जो सल्फोनेशन में प्रोडक्ट मिलता है बच्चों, ये ज्विटर आयन प्रोडक्ट है। और कैसे आपको रिएक्शन याद रखना है, ये यहाँ पे मैं रिएक्शन बता चुकी हूँ आप लोगों को। एक बार जरूर इसको अच्छे से देखिए और इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। लास्ट है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक्चुअली में एनिलीन के केस में नहीं देखा जाता है। क्यों नहीं देखा जाता है, तो एक्चुअली में जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है उसमें हम लुईस एसिड कौन सा यूज़ करते हैं बच्चों, तो लुईस एसिड के तौर पे हम यूज़ करते हैं एनहाइड्रस AlCl3। अब AlCl3 जो है उसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि ये तो लुईस एसिड है, और लुईस एसिड हम किसको कहते हैं, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। एल्यूमिनियम ने सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाया है, मतलब इसके पास, एल्यूमिनियम के पास है सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके पास है वैकेंसी। और वैकेंसी की वजह से क्या होता है, ये एक एसिड की तरह फंक्शन करेगा, लुईस एसिड की तरह, और ये क्या है, एक बेस की तरह फंक्शन करेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर।
तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को क्या करता है, एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देता है, और ट्रांसफर करने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज आने के बाद क्या होगा बच्चों, ये ग्रुप आपका यहाँ पे रिंग को डीएक्टिवेट करना स्टार्ट कर देगा, ना कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन रिंग को। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा, अपनी तरफ विड्रॉ करना स्टार्ट करेगा। इसकी वजह से बेंजीन की जो रिंग है उस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम एनिलीन के अंदर नहीं नोटिस करते हैं। यही सेम रिएक्शन बच्चों फिनॉल में भी होता है। तो फिनॉल जब हम वहाँ पे वन शॉट रिवीजन लेके आएंगे तो वहाँ पे भी बताऊंगी, बट ये ध्यान रखिएगा फिनॉल हो या फिर आपका एनिलीन हो, ये दो कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपका नहीं होता है, ना असाइलेशन होता है और ना ही अल्काइलेशन होता है। सेवेंथ केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चों हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ये भी एक ऐसा रिएक्शन है जो आपको आइडिया देता है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने में। तो क्या होता है बच्चों, सबसे पहले प्राइमरी अमीन रिएक्शन क्या होता है, ये जो प्राइमरी अमीन है इसका रिएक्शन हम कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करेंगे। कार्बन डाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कार्बन डाइऑक्साइड के जैसा होता है, जस्ट ऑक्सीजन की जगह पे, मतलब सल्फर की जगह पे ऑक्सीजन होता है। रिएक्शन बहुत सिंपल सा है बच्चों, क्या होगा देखिए, इस सारे स्टेप्स को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। ये हमारा है प्राइमरी अमीन और ये हमारा है कार्बन डाइसल्फाइड। अब ये जो कार्बन सेंटर है वहाँ पे अटैक करेगा मतलब ये जो नाइट्रोजन है उसका लोन पर अटैक करेगा कार्बन सेंटर पे, और यहाँ से बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा। आफ्टर शिफ्टिंग आपको क्या मिलेगा, RN, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक प्लस चार्ज है, और इस नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट कर देंगे कार्बन को। और यहाँ पे देखिए एक तो आपका सल्फर ये वाला जो है ये तो डबल बॉन्ड के फॉर्म में है, और यहाँ पे एक सल्फर के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ देखो नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, यहाँ से एक H+ को रिलीज करेगा, ठीक है, ताकि ये सारा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का नाइट्रोजन के पास चला जाए, और यहाँ से H+ आपका लॉस होके यही H+ के ऊपर कौन अटैक कर देगा, S-। तो फाइनली क्या मिलेगा, RNH, यहाँ पे एक लोन पेयर है, C डबल बॉन्ड S, और यहाँ पे बनेगा SH। अब आपको करना बस इतना ही है बच्चों। हम करेंगे क्या यहाँ पे देखिए, आपको इसके बाद का मैकेनिज्म याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली इसको याद कैसे रख सकते हैं। तो प्रोडक्ट हमारा क्या मिला था, C डबल बॉन्ड S और यहाँ पे कार्बन पे SH। अगर बच्चों यहाँ पे जैसे ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा इन दोनों के बीच में रिएक्शन के बाद, यहाँ से हमें रिमूव कर देना है H2S गैस को। H2S गैस मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर, तो आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन है और 1 सल्फर है। जैसे इसका रिमूवल यहाँ से करोगे, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि यहाँ पे ये बॉन्ड जो टूटा है और ये बॉन्ड जो टूटा है, दोनों की वजह से एक बॉन्ड यहाँ पे नाइट्रोजन का ब्रेक हुआ है, एक बॉन्ड यहाँ पे कार्बन का ब्रेक हुआ है, दोनों के एक एक वैलेंसी यहाँ पे फ्री है। तो उन वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ से बच्चों आपको क्या मिलेगा, एक H2S गैस मिलेगा और साथ साथ में यहाँ पे RNCS का फॉर्मेशन होगा। और ये जो H2S है ये एक्चुअली में ब्लैक कलर का PPT होता है, और ये जो H2S है ना यही आपका क्या करेगा, देखिए ये जो हमारा H2S गैस है, यहाँ पे जैसे ये प्रोडक्ट हमें मिला है इसमें से हमने क्या किया, H2S का रिमूवल किया। ये H2S क्या करता है, इस HgCl2 के साथ रिएक्ट कर देता है, और HgCl2 क्या करेगा, 2 Cl 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके 2 HCl बना देगा, और Hg सल्फर कंबाइन करके मर्क्यूरी सल्फाइड का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो मर्क्यूरी सल्फाइड होता है ये बच्चों ब्लैक कलर का PPT होता है। तो 1 डिग्री अमीन जब यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है तो जो इंटरमीडिएट बनाता है वहाँ से H2S का रिमूवल होता है, एंड दैट H2S विल कंबाइन विथ HgCl2 टू फॉर्म अ ब्लैक कलर PPT। ठीक है, तो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट अगर मिलेगा तो आप समझ लीजिएगा कि अमीन आपका 1 डिग्री का है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी अमीन की बात करें बच्चों, तो यहाँ देखिए पहला स्टेप तो ऊपर जैसा ही होगा, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। बट यहाँ पे अब नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये जो आपका SH है, लेटेस्ट से मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से आप बच्चों
H2S का रिमूवल नहीं कर सकते हैं जैसा कि ऊपर से आप कर पा रहे थे। तो H2S का रिमूवल तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए HgCl2 जब रिएक्ट करना चाहेगा भी H2S के साथ तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए HgCl2 का इसके साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं देखा गया है, एंड इसलिए कोई भी प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। एंड रही बात बच्चों टर्शरी अमीन की, तो टर्शरी अमीन आपका इस कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ही रिएक्शन नहीं दिखाता है, और बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर ये अटैक करने जाता तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता, प्लस चार्ज, और उस प्लस चार्ज को हटाने के लिए नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होगा, और यही रीज़न है कि यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट है बच्चों ऑक्सीडेशन बाय KMnO4। तो KMnO4 के ऑक्सीडेशन से कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं उसको भी हम बहुत ही सिंपल शॉर्टकट में समझ लेंगे ताकि आप लोगों को याद रह सके। तो जैसा कि ऊपर हमने क्या पढ़ा मस्टर्ड रिएक्शन के अंदर कि 1 डिग्री अमीन, बस इतना ध्यान रखिए 1 डिग्री अमीन आपका क्या करता है बच्चों, कार्बन डाइसल्फाइड और HgCl2 के साथ रिएक्ट करके ब्लैक कलर का PPT देता है। 2 डिग्री अमीन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ तो रिएक्ट करता है बट HgCl2 के साथ उसका रिएक्शन नहीं होता है। एंड 3 डिग्री अमीन बच्चों आपका कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ही रिएक्शन नहीं देता है। बट इतनी ही बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर KMnO4 की बात करें तो KMnO4 बच्चों क्या होता है, KMnO4 एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका काम होता है ऑक्सीडेशन कराना। तो ये क्या करेगा देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को किस तरह से अफेक्ट करेगा। याद बहुत सिंपल है रखना। करेंगे क्या देखिए, ये हमारा प्राइमरी अमीन है, इसके एक हाइड्रोजन को कुछ इस तरह से लिख दिया और NH2 के भी एक हाइड्रोजन को कुछ इस तरह से लिख दिया। ऑक्सीडेशन का मतलब दो होता है, हम दो तरह से ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या होता है बच्चों कि जब हम अमीन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, मतलब यहाँ पे KMnO4 के साथ कराते हैं, तो KMnO4 क्या करता है इस 1 डिग्री अमीन के अंदर से यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करके इसका ऑक्सीडेशन करा देता है। और जैसे ही हाइड्रोजन का रिमूवल होगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएंगे। ये प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, इमीन। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो इसको इमीन कहा जाता है। और इस इमीन का जब हम एसिडिक हाइड्रेशन कराएंगे, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे एसिडिक मीडियम में, आपको करना बस इतना ही है इस स्टेप के बाद कि यहाँ से बॉन्ड को तोड़ दीजिएगा और ब्रेक करने के बाद कार्बन को एक ऑक्सीजन दे दीजिएगा। तो फाइनली यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, CH3CHO का फॉर्मेशन होगा। और CHO हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है। तो बस करना एक ही स्टेप में आपको रिएक्शन है कि जो भी KMnO4 है उसने क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडेशन की वजह से उसने हाइड्रोजन को रिमूव किया, हाइड्रोजन को रिमूव करके इमीन बनाया, और उस इमीन के अंदर जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके क्या करेगा, कार्बन को एक ऑक्सीजन देके उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अगर बच्चों 1 डिग्री अमीन कुछ ऐसा हुआ, यहाँ देखिए ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, क्योंकि दोनों ही केस में नाइट्रोजन से दो दो हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं। लेकिन यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की डिग्री अलग है। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आपका किस डिग्री का है, 1 डिग्री का। और यहाँ पे जिस कार्बन पे NH2 लगा है ये कार्बन की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री वाला जो अल्काइल ग्रुप होगा अगर उस पे NH2 लगा है उसमें भी वही करना है। करना क्या है बच्चों, ये जो हमारे पास एक हाइड्रोजन है, लेटर से मैंने उसको यहाँ लिख दिया, सिंपली क्या करो, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल कर दो। जैसे ही हाइड्रोजन का रिमूवल करोगे फिर से यहाँ पे इमीन बनेगा, और इस इमीन का जब एसिडिक हाइड्रेशन करोगे तो ऊपर मैंने क्या ट्रिक बताया, यहाँ से बॉन्ड तोड़ देना और यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा देना कार्बन के सामने। तो ये कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, यहाँ पे आपको मिलेगा कीटोन, और ऊपर में कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा था, एल्डिहाइड। तो इस तरह से बच्चों प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन जो होगा, मतलब ये जो हमारा प्राइमरी अमीन है उसमें डिपेंडिंग अपॉन कि अल्काइल ग्रुप का नेचर कैसा है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, उसके बेसिस पे हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। इसी तरह से बच्चों अगर हम सेकेंडरी अमीन की बात करें तो सेकेंडरी अमीन में क्या होता है
देखिए, जब हम सेकेंडरी अमीन का रिएक्शन KMnO4 के साथ कराने जाते हैं, हमें इसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। अब ऊपर में हम क्या कर रहे थे बच्चों, ऊपर में हम H2 मॉलिक्यूल का रिमूवल कर रहे थे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का रिमूवल करने से ही हम बोल रहे थे कि इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही करना है। करना बस इतना है आपको कि ये जो 2 डिग्री अमीन है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए और दोनों मॉलिक्यूल के बीच में से क्या करो, H2 का रिमूवल कर दो। जैसे ही H2 का रिमूवल करोगे, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। तो आपको इस तरह का एक कंपाउंड मिल जाएगा। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड आ जाएंगे और दोनों नाइट्रोजन पे 2-2 अल्काइल ग्रुप होगा। अब यहाँ पे इस कंपाउंड को एक्चुअली में क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज टेट्रा अल्काइल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम किसको कहते हैं बच्चों, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 को। अब यहाँ पे इन दोनों प्रोडक्ट को कंपेयर कीजिए। ये जो प्रोडक्ट और ये जो प्रोडक्ट है, उसमें डिफरेंस क्या है। द ओनली डिफरेंस इज ऑल द 4 हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय द अल्काइल ग्रुप। इसी वजह से इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, टेट्रा अल्काइल हाइड्रोजन। एंड रही बात बच्चों यहाँ पे टर्शरी अमीन की, तो टर्शरी अमीन का सिंपली क्या होता है, यहाँ पे अगर KMnO4 का रिएक्शन कराने जाओगे सो देयर विल बी नो रिएक्शन। रिएक्शन क्यों नहीं होता है, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। अभी हम कर क्या रहे थे KMnO4 के प्रेजेंस में, चाहे 1 डिग्री की बात हो रही थी, चाहे 2 डिग्री की बात हो रही थी, रिमूवल किसका हो रहा था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा था। एंड रही बात 3 डिग्री अमीन में, तो 3 डिग्री अमीन के पास तो कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से H2 का रिमूवल पॉसिबल ही नहीं है। और जब H2 का रिमूवल पॉसिबल नहीं है तो देयर विल बी नो रिएक्शन। तो प्राइमरी अमीन बच्चों यहाँ पे क्या करेगा, डिपेंडिंग अपॉन की अल्काइल ग्रुप की डिग्री कितनी है, उसके बेसिस पे या तो ये एल्डिहाइड बना सकता है या तो कीटोन बना सकता है। सेकेंडरी आपका टेट्रा अल्काइल हाइड्रोजन बना सकता है। और टर्शरी अमीन आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाता है। नेक्स्ट है बच्चों 9th यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन बाय कैरो एसिड। 2 तरह के ऑक्सीडेशन आपके सिलेबस में है। एक तो KMnO4 की वजह से किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है, एंड दूसरा है कैरो एसिड। कैरो एसिड हम किसको कहते हैं बच्चों, H2SO5 को कहते हैं। ये हमारा कैरो एसिड होता है। इसका काम क्या है, तो इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझ लेंगे ताकि एग्जाम में हमें याद रहे। करना बस इतना है बच्चों कि जब हम 1 डिग्री अमीन लेंगे, इस 1 डिग्री अमीन को मैं कुछ इस तरह से लिख रही हूँ, इसका रिएक्शन जब H2SO5 के साथ करेंगे तो H2SO5 भी बच्चों क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका भी काम क्या है, ऑक्सीडेशन कराना। तो इसलिए क्या होगा कि ये H2SO5 नेसेंट ऑक्सीजन देगा और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, किसी एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट हो जाता है पहले स्टेप में। और जैसे पहले स्टेप में यहाँ पे इंसर्ट होगा, क्या होगा, NOH और यहाँ पे H। अब सेकेंड स्टेप में फर्दर भी ऑक्सीडेशन करा देता है, बट इस टाइम पे ये क्या करेगा, H2 का रिमूवल करेगा, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा था। और H2 का रिमूवल कैसे होता है बच्चों, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से लेना है और दूसरा हाइड्रोजन उसी से डायरेक्टली जो कनेक्टेड कार्बन होगा उससे निकालना है। तो जैसे H2 का रिमूवल होगा क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड NOH। ये जो प्रोडक्ट है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑक्साइम कहते हैं। तो अगर हम 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन कैरो एसिड के साथ करेंगे तो 2 स्टेप के बाद आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे ऑक्साइम बनेगा। और कैसे बनेगा उसकी बात मैं कर चुकी हूँ। एक बार ऑक्सीजन को इंसर्ट करना, दूसरे स्टेप में यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल कर देना, ऑक्साइम मिल जाएगा। रही बात बच्चों यहाँ पे 2 डिग्री अमीन की, तो पहले स्टेप में हम क्या कर रहे थे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड का इंसर्शन कर रहे थे, मतलब ऑक्सीजन को इंसर्ट कर रहे थे पहले स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ भी वही होगा। 2 डिग्री अमीन के अंदर भी पहले स्टेप में ऑक्सीजन को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में इंसर्ट कर दो। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो बच्चों, सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे थे, सेकेंड स्टेप में नाइट्रोजन से जो कनेक्टेड हाइड्रोजन था और उससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन था, उससे जो हाइड्रोजन था उसको हम रिमूव कर रहे थे H2 के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे गौर से देखिए बच्चों, नाइट्रोजन से जो कनेक्टेड OH है ये तो अवेलेबल है,
लेकिन नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है। तो जब हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है तो यहाँ से आप सेकेंड स्टेप करवा नहीं सकते हो, इसलिए आपका रिएक्शन इसी स्टेज तक रुक जाएगा और आपको ये जो प्रोडक्ट मिला है उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे डाई अल्काइल हाइड्रोक्सल अमीन। यहाँ पे अल्काइल आपका मिथाइल है तो इसको हम डाई मिथाइल हाइड्रोक्सल अमीन कहेंगे। हाइड्रोक्सल अमीन हम किसको कहते हैं बच्चों, हाइड्रोक्सल अमीन इस कंपाउंड को कहा जाता है NH2OH। अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं किसी अल्काइल ग्रुप के साथ तो आपका कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा। अब एग्जैक्टली कंपेयर कीजिए इसको, ये एग्जैक्टली इसी को रिजेंबल कर रहा है। द ओनली डिफरेंस इज आर यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है बच्चों जो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, और कितने अल्काइल ग्रुप है, 2 अल्काइल ग्रुप है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, डाई अल्काइल हाइड्रोक्सल अमीन कहेंगे। एंड रही बात बच्चों यहाँ पे 3 डिग्री अमीन की, तो 3 डिग्री अमीन में तो कोई नाइट्रोजन से हाइड्रोजन है नहीं, तो ऑक्सीजन का इंसर्शन तो होगा नहीं उनके बीच में। डायरेक्टली यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करता है, इस ऑक्सीजन के साथ डेटी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करेगा ये, इस कंपाउंड को कहेंगे टर्शरी अमीन ऑक्साइड। तो 1 डिग्री अमीन बच्चों यहाँ पे क्या बना के दिया, ऑक्साइम बना के दिया। 2 डिग्री अमीन यहाँ पे क्या बना के दिया, डाई अल्काइल हाइड्रोक्सल अमीन बना के दिया। एंड 3 डिग्री अमीन आपका टर्शरी अमीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करके दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हम किसको कहते हैं बच्चों, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है ये आपके रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर भी आप लोगों को कहा था। क्योंकि जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं, जो आपका बेंजीन पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है उसमें नाइट्रोजन के ऊपर जो प्लस चार्ज होता है ये आपका बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन बनाता है। तो उस कॉन्जुगेशन की वजह से, रेजोनेंस की वजह से ये एलिफैटिक डाइजोनियम कंपाउंड के कंपैरेटिवली जो बेंजीन का डाइजोनियम कंपाउंड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब याद क्या क्या रखना है इसके रिगार्डिंग, तो ये सारे पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड आप बनाते कैसे हो, तो बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनिलीन का रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ करेंगे। इस मिक्सचर का काम होता है HNO2 को बनाना, जिसको नाइट्रस एसिड कहा जाता है। और ये नाइट्रस एसिड जब रिएक्ट करता है एनिलीन के साथ तो यहाँ पे प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड है बच्चों, ये तो एक कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एंड वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। कभी कभार स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पे आपको ऐसे पॉइंट पूछे जा सकते हैं, तो इनको ज़रूर एक बार ध्यान में रखिएगा कि जो बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड है ये आपका वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। कोल्ड कंडीशन में ये स्टेबल है। अगर मैं एग्जैक्टली टेम्परेचर की बात करूं तो 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये स्टेबल होता है। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के अबव कर देते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है और उस कंडीशन में ये वाटर के साथ रिएक्ट करके फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकता है। नेक्स्ट थिंग, ये जो बच्चों यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड हम बना रहे हैं, इसमें क्या है, हम यहाँ पे रिएक्शन को करवाने के लिए HNO2 को यूज़ कर रहे हैं। कभी कभार क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड को बनाने के दौरान HNO2 आपका एक्सेस में अवेलेबल हो सकता है रिएक्शन के अंदर। तो एक्सेस ऑफ HNO2 को रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ यूरिया। क्योंकि यूरिया क्या करता है, ये हमारा यूरिया है NH2C डबल बॉन्ड NH2, ये क्या करता है HNO2 के साथ कंबाइन करके इसको CO2 एंड N2 के अंदर रिमूव कर देता है। मतलब यहाँ पे यूरिया की मदद से हम HNO2 को क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवा के कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज N2 गैस को रिलीज करवा सकते हैं एंड साथ साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो जो भी HNO2 एक्सेस अमाउंट में बचा होगा उसको हम हटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूरिया। नेक्स्ट यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी है बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड का, जो आप लोगों के डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये नेम रिएक्शंस है, जैसे कि सैंडमैन रिएक्शन हो गया, गैटरमैन रिएक्शन हो गया या बाल सीमन रिएक्शन हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके नीट या जेई में आते हैं। तो रिएक्शंस कौन कौन से हैं बच्चों, अगर बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड का रिएक्शन कॉपर साइनाइड और KCN के मिक्सचर के साथ करोगे साइनोबेंजीन मिलेगा। कॉपर क्लोराइड और HCl के साथ करोगे क्लोरोबेंजीन मिलेगा। कॉपर ब्रोमाइड और HBr के साथ करोगे ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। इन तीनों रिएक्शन को हम सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। अगर यही आपको प्रोडक्ट बनाना है बच्चों,
यही सेम प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है, लेकिन अगर रिएजेंट थोड़ा सा हम चेंज कर दें, जैसे यहाँ पे CuCN और KCN का मिक्सचर था, यहाँ पे सिंपली Cu प्लस KCN का मिक्सचर है, यहाँ CuCl और HCl का मिक्सचर है, यहाँ पे Cu और HCl का कॉम्बिनेशन है, यहाँ CuBr और HBr का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे Cu प्लस HBr का कॉम्बिनेशन है। प्रोडक्ट आपको सेम ही मिलेगा जैसा कि यहाँ पे मिल रहा था, बट इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, गैटरमैन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह से बच्चों, अगर इस बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करा दोगे तो आपको आयोडोबेंजीन मिलेगा। अगर आप इसका रिएक्शन वाटर के साथ करा दोगे तो फिनॉल मिलेगा। इसका रिएक्शन अगर आप H3PO2 के साथ या इथेनॉल के साथ करोगे तो ये कंपाउंड रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होके कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन के अंदर। और अगर आप इस बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड का रिएक्शन बच्चों HbF4 के साथ करोगे तो HbF4 किस तरह से रिएक्शन करता है, ध्यान दीजिए। ये हमारा N2 प्लस Cl माइनस है, इसका रिएक्शन हमें HbF4 के साथ करना है। तो ये जो H प्लस है ये आपका Cl माइनस के साथ कंबाइन करके HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और निकलने के बाद यहाँ पे बनाएगा N2 प्लस और इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कौन करके रखेगा, BF4 माइनस करके रखेगा। और ये जो हमारा कंपाउंड बना है जब हम इसको हीट कर देते हैं तो हीटिंग से क्या होगी बच्चों, यहाँ से N2 गैस का लॉस होगा और ये जो आपका BF4 माइनस है, ये BF4 माइनस आपका किसका कॉम्बिनेशन है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ BF3 एंड F माइनस। तो ये जो F माइनस अवेलेबल है यही अटैक करता है बेंजीन के रिंग पे और रिंग पे अटैक करने के बाद फॉर्मेशन होता है फ्लोरोबेंजीन का। तो फ्लोरोबेंजीन आप इस तरह से बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड। इस पूरे केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं बाल-सीमन रिएक्शन। और अगर बच्चों यही प्रोडक्ट जो बना है HbF4 और बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होके अगर इसका ट्रीटमेंट अगर हम NaNO2 के साथ करा देते हैं तो NaNO2 की वजह से क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा किसका, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। मतलब होगा सिर्फ इतना ही कि ये जो कंपाउंड है जब इसका रिएक्शन हम NaNO2 के साथ कराते हैं तो ये Na प्लस क्या करेगा, BF4 माइनस के साथ कंबाइन करके NaBF4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद N2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा और साथ में यहाँ पे क्या बचेगा, NO2 माइनस। यही NO2 माइनस बेंजीन पे अटैक करके नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस है जो कि हमने डिस्कस किया है उसको ज़रूर याद रखिए। ये सारे रिएक्शंस बच्चों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक स्पेशल रिएक्शन आपका बच्चों बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड शो करता है। ये स्पेशल रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में सिंपली क्या होता है, इसका पहले एक छोटा सा मैकेनिज्म है जो आप लोगों को मैं साइमल्टेनियसली बता देती हूँ ताकि आप लोग याद रख सकें कि आपको प्रोडक्ट लिखना कैसे है। बट अल्टीमेटली कोशिश कीजिएगा कि इस प्रोडक्ट को याद रखें क्योंकि मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चंस हार्डली ही पूछे जाते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो ये बच्चों हमारा बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम। अब क्या होगा, जैसे मान के चलिए मैं इस मॉलिक्यूल का रिएक्शन फिनॉल के साथ कराना चाहती हूँ, तो ये जो फिनॉल है उसके अंदर ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर और लोन पेयर की वजह से वो कैसा ग्रुप हुआ, प्लस एम ग्रुप हुआ। और प्लस एम ग्रुप आपका कैसा ग्रुप होता है बच्चों, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होता है। बट मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे भी पैरा बनेगा। तो ये क्या करता है, अपने लोन पेयर की मदद से ये अपना लोन पेयर यूटिलाइज करता है बेंजीन के अंदर और यहाँ पे ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर इस कार्बन को देगा नेगेटिव चार्ज और यही नेगेटिव कार्बन क्या करेगा, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे फिनॉल या फिर एनिलीन आपका रिएक्ट करता है बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड के साथ, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड के जगह पे अब कौन सा बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड। तो एग्जाम में बस इतना करना आप लोग, आपको मैकेनिज्म के ऊपर बच्चों हार्डली ही क्वेश्चंस आते हैं। वैसे मैकेनिज्म बता दिया है कि मैंने कैसे बॉन्ड को शिफ्ट किया जाता है, बट एग्जाम के लिए कि हमें कैसे याद रखना है प्रोडक्ट को, आपको करना बस इतना है कि ये जो हमारा बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड है उसमें क्या करना, यहाँ पे जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे प्लस, उसका रिएक्शन लेटेस्ट हमें फिनॉल के साथ कराना है बच्चों। ये हमारा फिनॉल है, बस करना इतना
कि ये जो बेंजीन का रिंग है और ये जो बेंजीन का रिंग है, मतलब OH का जो पैरा पोजीशन होगा वहाँ से बेंजीन को ज्वाइन कीजिएगा, दोनों के बीच में N डबल बॉन्ड N लगा दो, इसको कहते हैं एजो ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। इसका कलर याद रखिएगा, कलर इसका ऑरेंज होता है और ये ऑरेंज डाई के फॉर्म में होता है। और ये कंपाउंड जो हमारा है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? दिस इज नथिंग बट पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये जो मॉलिक्यूल है बच्चों यहाँ तक, इसको एजोबेंजीन कहा जाता है। और इस एजोबेंजीन के पैरा पोजीशन पे कौन लगा हुआ है? OH। OH को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी। तो इस मॉलिक्यूल का नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अगर एनिलीन के साथ रिएक्शन कराना है बच्चों, तो एनिलीन के अंदर क्या होगा? जस्ट OH के जगह पे अब कौन रहेगा? NH2 रहेगा। करना बस ऐसा ही है जैसा कि यहाँ पे आपको रिएक्शन बताया मैंने। अगर आप यहाँ पे 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन के साथ रिएक्शन कराना चाहते हो, फिर से प्रोडक्ट वैसा ही बनेगा। जस्ट ओनली डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा? OH के जगह पे अब ये वाले ग्रुप आ जाएंगे। ठीक है, बस कलर को जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि कलर ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर बच्चों हम बीटा नेफ्थॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बीटा नेफ्थॉल के साथ भी वही आपका रिएक्शन होगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका बेंजीन है बीटा नेफ्थॉल का, ये जो आपका बेंजीन रिंग है जिस पे OH लगा है, उसी के रिस्पेक्ट में आपका अटैक होता है। अब आप गौर से देख सकते हैं कि इस OH का जो पैरा पोजीशन है ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे जा नहीं सकता है, तो ये प्रेफरेबली कहाँ पे अटैक करेगा? OH के ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा। तो इसीलिए ये जो आपका बीटा नेफ्थॉल है उसका ये जो ऑर्थो वाला कार्बन है उसको क्या करो, उस बेंजीन रिंग के साथ जो बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड का जो बेंजीन है उनको आपस में कनेक्ट कर दो थ्रू नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे इस तरह के कंपाउंड को कहा जाता है फिनाइल। ये हमारा फिनाइल रिंग है, फिनाइल एजो बीटा नेफ्थॉल। तो ये जो बच्चों हमारा फिनाइल एजो बीटा नेफ्थॉल है, इसका एक्चुअली में कलर कैसा होता है? ऑरेंज रेड कलर होता है। तो आपको यहाँ पे बच्चों मेन फोकस इनके कलर के ऊपर ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों सेकेंड पार्ट है इस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर नाइट्रो कंपाउंड। तो नाइट्रो कंपाउंड में बच्चों यहाँ पे RNO2, नाइट्रो हम किसको कहते हैं? NO2 को कहते हैं। जब आपके पास कार्बन सेंटर से NO2 ग्रुप लगा होगा तो उसको नाइट्रो कहते हैं। इसको नाइट्रो एल्केन कहा जाएगा। अगर कनेक्टिविटी नाइट्रोजन के थ्रू होती है तो नाइट्रो कंपाउंड हो गया, और अगर कनेक्टिविटी ऑक्सीजन के थ्रू होती है तो इसको अल्काइल नाइट्राइट कहा जाता है। और ये जो नाइट्रो एल्केन है और अल्काइल नाइट्राइट है बच्चों, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आपका डिफरेंट है, तो ये बेसिकली एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है? 1 डिग्री 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड जो होता है बच्चों, ये एसिडिक नेचर का होता है बिकॉज ऑफ टॉटोमेरिज्म। अगर मैं 1 डिग्री अमीन की बात करूं तो ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये टॉटोमेरिज्म के अंदर इन्वॉल्व है। ये हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है। ट्रिक्स मैंने बता रखे हैं, टॉटोमेरिज्म कैसे करना होता है उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, और किस तरह से प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है उसका भी ट्रिक आप लोगों को बता रखा है। तो अगर नहीं किसी को आइडिया लग रहा है कि टॉटोमेरिज्म में कैसे होता है प्रोटॉन की शिफ्टिंग, तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर रेफ़र करें। वैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार फिर से बता देती हूँ कि करना क्या होता है टॉटोमेरिज्म के अंदर। तो ये बच्चों हमारा, जैसे मान के चलो ये हमारा 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड है। 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि NO2 जिस कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन की डिग्री कितनी है? 1 डिग्री। तो ये जो आपका हाइड्रोजन है कार्बन से कनेक्टेड, जिसको हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं, जिस कार्बन पे आपका NO2 होता है वो आपका अल्फा कार्बन होता है। तो अल्फा कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दीजिए और ये वाला पाई बॉन्ड आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या देख सकते हैं बच्चों कि ये प्रोटॉन के शिफ्ट होने की वजह से ये मॉलिक्यूल आपका टॉटोमेरिज्म दिखा रहा है। वही टॉटोमेरिज्म आपका सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड भी दिखाएगा बच्चों, लेकिन टर्शरी वाले जो नाइट्रो कंपाउंड है उसके अंदर टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से NO2 कनेक्टेड है उस अल्फा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा है जिसको हम शिफ्ट कर सकें। तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री जो होगा ये आपके नाइट्रो कंपाउंड टॉटोमेरिज्म दिखाते हैं और इनके हाइड्रोजन हाईली एसिडिक माना जाता है।
और क्यों, एक और रीज़न है इसके एसिडिक होने के पीछे। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, इन हाइड्रोजन को हम एसिडिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन उसको कहा जाता है जिसके लॉस होने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो काफ़ी स्टेबल होती हैं। तो अगर मैं H+ को निकाल दूँ तो H+ के निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आपका बिल्ड होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा और उसके बाद इसको कॉन्जुगेशन मिलेगा NO2 का। यहाँ से H+ निकालोगे फिर से नेगेटिव चार्ज को कॉन्जुगेशन मिल पाएगा। तो सिंस यहाँ पे H+ के रिमूव करने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस मिल रहा है उसको यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल रही है कॉन्जुगेशन की, और कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, इसका मतलब इन दोनों के हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हैं। दूसरा यहाँ पे बच्चों नाइट्रो कंपाउंड बनाया कैसे जाता है, स्पेशली अगर बेंजीन का नाइट्रेशन करना हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बेसिक सा चीज़ भी है। नाइट्रेशन का मिक्सचर याद रखिए, कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4, ये एक मिक्सचर होता है। इस मिक्सचर से हमें क्या मिलता है, NO2+ मिलता है, और ये NO2+ जब बेंजीन पे अटैक करता है तो प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पे मिलता है हमें नाइट्रोबेंजीन। और ये जो नाइट्रोबेंजीन है जब इसका फर्दर नाइट्रेशन किया जाएगा बच्चों, तो सिंस NO2 कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल को कौन से डायरेक्शन पे अटैक करवाते हैं, मेटा पोजीशन पे। तो ये जो हमारा बच्चों यहाँ पे बेंजीन रिंग है जिस पे NO2 लगा हुआ है, अगर इसका फर्दर नाइट्रेशन कराओगे तो फर्दर नाइट्रेशन से जो NO2+ होगा ये अटैक कहाँ पे करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेटा पे ही करेगा। तो सेकेंड स्टेप में आपको प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, डायरेक्टली रिडक्शंस वाले रिएक्शंस है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन अगर हम यहाँ पे टिन और HCl के साथ या फिर Fe और HCl के साथ करें, जैसा कि सबसे स्टार्टिंग में हमने कहा था, मेटल और एसिड के साथ जब रिएक्शन होती है तो NO2 ग्रुप आपका रिड्यूस हो जाता है NH2 के अंदर। तो यहाँ पे फाइनली जो आपका नाइट्रोबेंजीन है ये किस में कन्वर्ट हो गया, एनिलीन के अंदर कन्वर्ट हो गया बाय रिड्यूसिंग NO2 ग्रुप इनटू NH2। दूसरा यहाँ पे है बच्चों कि अगर हम इस नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन जिंक और अमोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो जिंक और अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पे यहाँ पे आपको मिलता है फिनाइल हाइड्रोक्सल अमीन। हाइड्रोक्सल अमीन हमने ऊपर भी कहा था, हाइड्रोक्सल अमीन NH2OH को कहा जाता है। तो अगर मैं किसी एक हाइड्रोजन को सपोज R से रिप्लेस कर दूं तो हम इसको कहेंगे अल्काइल हाइड्रोक्सल अमीन। लेकिन अगर इस एक हाइड्रोजन को मैं किसी फिनाइल के साथ रिप्लेस कर दूं तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, हम इसको कहेंगे फिनाइल हाइड्रोक्सल अमीन। तो ये ध्यान रखना कि अगर आप नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन जिंक और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर के साथ कराते हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट के तौर पे फिनाइल हाइड्रोक्सल अमीन का फॉर्मेशन होता है। अगर LiAlH4 के साथ कराओगे तो LiAlH4 जो आपका है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट कर देता है एजोबेंजीन के अंदर। अगर आप सोडियम आर्सेनाइड के साथ कराओगे तो सोडियम आर्सेनाइड इसको कन्वर्ट कर देता है एजॉक्सी बेंजीन के अंदर, जिस नाइट्रोजन के साथ एक डेटी बॉन्ड ऑक्सीजन का आ जाता है। अगर सिंपली आप यहाँ पे हाइड्रोजनेशन कराना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ मेटल, जैसे प्लैटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, निकल हो सकता है, तो NO2 ग्रुप आपका बच्चों सिंपली रिड्यूस हो जाता है NH2 में। और अगर आप नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन किसी डाइल्यूट एसिड के साथ कराना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे भी एनिलीन का ही फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हम यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का करवाएंगे। तो सिंस यहाँ पे हमने क्या कहा बच्चों, जो NO2 ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, -M ग्रुप है, और -M ग्रुप किस तरह के ग्रुप होते हैं, मेटा डायरेक्टर होते हैं। मतलब इलेक्ट्रोफाइल को कौन से पोजीशन पे अटैक करवाएंगे, मेटा पोजीशन पे। तो जब बच्चों मेटा यहाँ पे जो नाइट्रोबेंजीन है, जब इसका रिएक्शन आप Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड के साथ कराते हो विच इज़ अ नथिंग बट क्लोरिनेशन। तो अगर क्लोरिनेशन हम करवाते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा कौन होता है यहाँ पे, Cl+, और Cl+ अटैक कहाँ पे करेगा, मेटा पोजीशन पे, और मेटा पोजीशन पे अटैक करके यहाँ पे मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। अगर नाइट्रेशन कराना है तो इलेक्ट्रोफाइल ध्यान रखिए बस, इलेक्ट्रोफाइल NO2+ होगा और अटैक कहाँ पे करेगा, मेटा पोजीशन पे। तो मेटा पोजीशन पे अटैक करके यहाँ पे 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा।
अगर यहाँ पे बच्चों हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दें इस नाइट्रोबेंजीन का, तो रिएक्शन एक्चुअली में क्या है, सल्फोनेशन है। और सल्फोनेशन रिएक्शन के अंदर हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो जैसा कि ऊपर मैंने आप लोगों को कहा भी था, ये इलेक्ट्रोफाइल आपका SO3 होता है और ये SO3 फिर से अटैक कहाँ पे करेगा, मेटा पे, और मेटा ग्रुप पे आपका क्या होगा बच्चों, मेटा पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमारा बनता है कहाँ पे, जब हम सल्फोनेशन कराते हैं नाइट्रोबेंजीन का। एंड लास्ट है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नाइट्रोबेंजीन के अंदर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है, चाहे आप अल्काइलेशन करवाइए चाहे आप असाइलेशन करवाइए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। और बहुत सिंपल सा रीज़न है, एक्चुअली में NO2 ग्रुप आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप है, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप है। तो ये इतना अच्छा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप है कि ये क्या करता है, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। उस वजह से यहाँ पे अल्काइलेशन या असाइलेशन के चांसेस नहीं होते हैं। तो इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बच्चों यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट हमारा है नाइट्रो कंपाउंड के अंदर जो टॉपिक है दैट इज सिलेक्टिव रिडक्शन। सिलेक्टिव रिडक्शन में बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना है बच्चों, जैसे अगर 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन आपको दे रखा है और अगर आप इसका रिएक्शन अमोनियम सल्फाइड या अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करोगे तो किसी दो में से कोई एक NO2 ग्रुप आपका रिड्यूस हो जाएगा NH2 के अंदर। तो ये जो दो NO2 है उसमें से एक NO2 तो आपका रिटेन हो गया, लेकिन एक NO2 ग्रुप आपका रिड्यूस हो गया किसके अंदर, NH2 के अंदर। इस रिएक्शन को जिनेनिन रिडक्शन कहा जाता है। एंड लास्ट बच्चों इस चैप्टर का हमारा जो पार्ट है दैट इज साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो उनको हम एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कहते हैं। साइनाइड हम RCN को कहते हैं और आइसोसाइनाइड हमारा RNC को कहा जाता है। ये दोनों का अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हुआ तो दे विल बी फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। प्रिपरेशन का मेथड क्या क्या है बच्चों, तो अगर हमें साइनाइड बनाना है तो RCl का रिएक्शन NaCN या फिर KCN के साथ करा देंगे। मतलब किसी भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर हम NaCN के साथ या KCN के साथ करेंगे तो यहाँ पे जो Cn- आपको मिलेगा, ये Cn- अटैक करेगा R पे और यहाँ से इस लीविंग ग्रुप को हटाने के बाद RCN का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन अगर आइसोसाइनाइड बनाना है आपको तो आइसोसाइनाइड के लिए RX का रिएक्शन किसके साथ होना चाहिए, AgCN के साथ। अब AgCN जो होता है बच्चों ये एक कोवलेंट कंपाउंड होता है और ये जो कोवलेंट कंपाउंड है अगर मैं इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बताऊं तो ये कुछ ऐसा होता है। तो इसका जो कार्बन एटम है ये तो फ्री है नहीं, इसके पास कोई भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है नहीं और ऊपर से इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट है। तो इसलिए कार्बन के थ्रू यहाँ से अटैक पॉसिबल नहीं है अल्काइल हैलाइड के ऊपर। तो जब AgCN हम लेते हैं तो ये प्रेफरेबली कौन से साइड से अटैक करता है, नाइट्रोजन के साइड से। लेकिन जब बच्चों हम यहाँ पे NaCN या KCN लेते हैं ये एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड आयन के फॉर्म में रहेगा और आयन के अंदर जब ये CN नेगेटिव बनाएगा तो कार्बन का एटम फ्री है और उस पर नेगेटिव चार्ज भी है, उसकी वजह से ये कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा और यहाँ पे साइनाइड का फॉर्मेशन कर पाएगा। तो NaCN और KCN की मदद से साइनाइड बनाया जा सकता है, बट AgCN की मदद से बच्चों क्या बनाया जा सकता है, आइसोसाइनाइड। क्योंकि AgCN आपका कैसा कंपाउंड है, कोवलेंट, और कोवलेंट की वजह से इसका कार्बन फ्री नहीं है तो ये प्रेफरेबली अटैक करेगा नाइट्रोजन के थ्रू ही। ये रिएक्शन मैं ऊपर ही डिस्कस कर चुकी हूँ बच्चों। ये हमारा रिएक्शन कौन सा होता है, दिस इज़ अ कार्बाइल अमाइड रिएक्शन जिसमें अगर 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और यहाँ पे KOH के साथ करवाएंगे तो आपको यहाँ पे मिक्सचर के तौर पे, जब इस मिक्सचर के साथ यहाँ पे इस 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन करवाएंगे तो आपको प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड मिलता है जिसका फाउल स्मेल होता है, एज वेल एज इसको हम कार्बाइल अमाइन भी कहते हैं। एंड लास्ट बच्चों प्रिपरेशन मेथड है साइनाइड को बनाने का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आप ClCN के साथ करा दीजिए तो R- जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा और Cl को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे भी किसका फॉर्मेशन होगा, अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। और लास्ट है बच्चों इसके प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी बहुत ही छोटे छोटे हैं, इनको बस ध्यान रख लीजिएगा।
सबसे पहले हाइड्रोलिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दिस CN ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय COOH। मतलब आप चाहे इस अल्काइल साइनाइड का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में करवाइए या बेसिक मीडियम में करवाइए, अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब सिंपली क्या करना है आपको एग्जाम में, जो साइनाइड ग्रुप है उसको रिप्लेस कर देना COOH के साथ। लेकिन अगर आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवाओगे एसिडिक या बेसिक मीडियम के अंदर, तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये आपको अमीन देगा और ये वाला जो पोर्शन है ये आपको फॉर्मिक एसिड देगा। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो आपको प्राइमरी अमीन मिलता है और दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है फॉर्मिक एसिड का। जैसे अगर मैं सिंपली आपको लेटर से, मैंने आपको कहा कि ये मेरे पास एक आइसोसाइनाइड है और मैं इसका हाइड्रोलिसिस करना चाहती हूँ, तो जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूँगी तो यहाँ पे प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा, CH3NH2। मतलब जस्ट दिमाग में रखिएगा कि यहाँ से बॉन्ड को तोड़ना है और ये वाला पार्ट आपको क्या देगा, अमीन दे देगा, और ये वाला जो पार्ट है ये आपको क्या देगा बच्चों, फॉर्मिक एसिड दे देगा, क्योंकि वाटर की भी एडिशन हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन बच्चों, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर भी एक ही लाइन के अंदर बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कि प्रोडक्ट कैसे आपको याद रखना है। तो सबसे पहले देखिए, कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ होगा। अब R- जो है ये अटैक करेगा इस डेल्टा प्लस वाले कार्बन पे, और जैसे ही अटैक करेगा एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। अब यहाँ पे जैसे बॉन्ड टूटेगा नाइट्रोजन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज, और उस नेगेटिव चार्ज को काउंटर बैलेंस कौन करेगा, Mgx का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे करेगा काउंटर बैलेंस। अब यहाँ पे देखो बच्चों हमने क्या किया, ये जो हमारे पास अल्काइल साइनाइड था इसका रिएक्शन आप RMgx के साथ करवा रहे थे। अब ये जो R- है इसने अटैक किया कार्बन सेंटर पे, क्योंकि कार्बन आपका डेल्टा प्लस है, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुआ। शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, RC यहाँ पे R और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और N के ऊपर माइनस, जिसको बैलेंस कौन कर रहा है, Mgx प्लस कर रहा है। और ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिला है उसको हमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है, और इस एसिडिक हाइड्रोलिसिस में करना बस इतना है कि यहाँ से बॉन्ड को तोड़ दीजिए और यहाँ पे एक ऑक्सीजन को लगा दीजिए। तो प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा बच्चों, प्रोडक्ट हमें मिलेगा यहाँ पे कीटोन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक अगर हम कराते हैं किसी भी अल्काइल साइनाइड पे, तो आपको प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा एक कीटोन। एंड नेक्स्ट है आपका रिडक्शन बच्चों, लास्ट रिएक्शन है हमारा रिडक्शन। तो इसमें बस आपको रिएजेंट को ध्यान रखना है, ये ऊपर भी रिएक्शन मैंने डिस्कस किया था, अमीन को प्रिपेयर करने के दौरान अल्काइल साइनाइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है निकल या फिर प्लैटिनम या फिर पैलेडियम के प्रेजेंस में, या फिर अल्काइल साइनाइड आपका मेटल या एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है जिसमें SN प्लस HCl दिया जा सकता है, या फिर आपको Fe प्लस HCl दिया जा सकता है, या फिर इसका रिएक्शन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा सकते हैं, या तो इसका रिएक्शन हम सोडियम और इथेनॉल के साथ करा सकते हैं जिसको मेंडियस रिडक्शन भी कहा जाता है। इनमें से कोई भी रिएजेंट आपको दे दिया जाए, सिंपली ये CN ग्रुप आपका किस में रिप्लेस हो जाएगा, CH2NH2, जिसका ऊपर सबसे स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि CN ग्रुप को CH2NH2 में किस तरह से रिड्यूस कराना है। दूसरा है बच्चों यहाँ पे अगर साइनाइड का रिडक्शन हम SnCl2 और HCl के साथ कराते हैं, इसको हम स्टीफन रिडक्शन भी कहते हैं। तो स्टीफन रिडक्शन भी बहुत सिंपल सा रिएक्शन, इसको भी याद कैसे रखेंगे, तो देखो ये हमारा बच्चों साइनाइड है, सामने दिया है SnCl2 और HCl। अब अगर आप लोगों ने इनऑर्गेनिक का ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14 का वन शॉट रिवीजन आप लोगों ने देखा होगा, या फिर अगर नहीं भी देखा है लेकिन अगर आपको याद होगा कि टिन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +2 के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है। तो होगा क्या यहाँ पे सबसे पहले बच्चों, ये SnCl2 2 मोल ऑफ HCl के साथ कंबाइन करके SnCl4 बना देगा और यहाँ से प्रोड्यूस करेगा किसको, यहाँ से प्रोड्यूस करेगा 2 नेसेंट हाइड्रोजन को। और ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगा, इस साइनाइड ग्रुप को रिड्यूस करने की मदद करेगा। करना बस इतना है, एक पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिएगा और पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एक हाइड्रोजन यहाँ पे
और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दीजिएगा। मतलब किसका फॉर्मेशन हो गया, इमीन का फॉर्मेशन हो गया। तो पहले स्टेप में तो आपका साइनाइड बच्चों किस में कन्वर्ट हो गया, इमीन में, और सेकंड स्टेप में आपको वाटर के साथ रिएक्शन करा देना है। तो वाटर के साथ रिएक्शन करने के लिए डायरेक्टली क्या करो, यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ो और ऑक्सीजन लगा दो, जैसा कि मैं ऊपर में बार बार बताते आ रही हूँ। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे प्रोडक्ट के तौर पे हमें एल्डिहाइड मिलेगा। तो आप एक ही स्टेप में डायरेक्टली प्रोडक्ट बना सकते हैं जब आपको स्टीफन रिडक्शन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। और लास्ट है बच्चों, अगर हमें आइसोसाइनाइड का हाइड्रोजनेशन करना है तो ये ध्यान रखिएगा, जब साइनाइड होता है तो साइनाइड का जब हाइड्रोजनेशन करते हैं या उसको रिड्यूस किया जाता है इनमें से कोई भी रिएजेंट की मदद से, तो हमें मिलता है प्राइमरी अमीन। लेकिन जब आइसोसाइनाइड का यहाँ पे रिडक्शन कराया जाएगा ईदर विद द हेल्प ऑफ निकल या LiAlH4 या सोडियम प्लस इथेनॉल का मिक्सचर, तो ये जो हमारा आइसोसाइनाइड है ये रिड्यूस हो जाता है किसके अंदर, सेकेंडरी अमीन के अंदर। याद कैसे रखेंगे, तो देखो यहाँ पे साइनाइड में नाइट्रोजन एंड में है, तो इसलिए एंड वाला नाइट्रोजन अगर रहेगा तो NH2 के फॉर्म में रहेगा, और आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन आपका सेंटर में है बच्चों, तो सेंटर में होगा तो ये किस फॉर्म में रहना पसंद करेगा, सेकेंडरी अमीन में। ठीक है, तो इस तरह से आप 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन कहाँ पे बनेगा ये आप याद रख सकते हैं। तो आपका जो साइनाइड है ये प्राइमरी अमीन बनाता है और आइसोसाइनाइड आपका क्या बनाता है, सेकेंडरी अमीन बनाता है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे 2 रिएक्शंस हमारे इम्पॉर्टेंट है, रिडक्शन के साइनाइड के केस में भी एज वेल एज आइसोसाइनाइड के केस में भी। तो हमने बच्चों यहाँ पे आज के इस लेक्चर के अंदर जो कंप्लीट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड था उसको हमने रिवाइज कर लिया है। इसमें हमने तीनों पार्ट को 100% से कंप्लीट किया है, चाहे अमीन का पार्ट हो या फिर चाहे आपका नाइट्रो कंपाउंड हो या फिर आपका साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड हो। अगर आपको जस्ट इस वीडियो को फॉलो करना है और इसके बियॉन्ड आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम रहेंगे, बिकॉज मैंने यहाँ पे NCERT के सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। एंड साथ साथ में अगर NCERT के बियॉन्ड भी कोई टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है तो उसको भी मैंने इस लेक्चर के अंदर इंक्लूड किया है। तो जस्ट आपको इसको प्रॉपर वे में रिवाइज करना है, 1-2 बार इस वीडियो को देखते रहिए और आपको सारे कंसेप्ट अपने आप रिकॉल होते चले जाएंगे और आपका हर एक टॉपिक पे ग्रिप बनता चला जाएगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। सो आई होप बच्चों आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ये वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, एंड जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ आप लोग कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा अपडेट्स मिलते रहेंगे जब और भी फ्यूचर में वीडियोज़ में अपलोड करूँगी। तो थैंक यू वेरी मच।